नमस्कार साथियों ज्ञान मिरर चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपसे कुछ बात करूंगा पिछले जो भी केसेस हुए हैं और जो उनके डिसीजन आए हैं उनसे संबंधित, और एक बात जो उनकी कंक्लूजन में निकलती हैं उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें साथियों। सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, वीडियो लाइक ना करें या करें वो भी आपकी इच्छा है, लेकिन अगर मैटर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथियों, ये जो केस है देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 6/4/2021 मतलब 6 को ये यहाँ पर आया था, और यहाँ पर जो प्रेजेंट किसने किया था, तो ये सारे के सारे हैं जो भी हमारे एडवोकेट्स हैं, जो कि वादी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से किए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो किरणपाल सिंह एएजी साथियों, ये हमारी जो एएजी एडिशनल एडवोकेट जनरल, इन्होंने यहाँ पर किरणपाल जी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने 2 वीक का कोई यहाँ पर टाइम मांगा गया था, तो वो सारी चीजें थी। तो यहाँ से 26 तारीख की डेट हमारी आ गई थी। अब अगली डेट पर हम चलते हैं साथियों। ये जो है हमारा 22 तारीख को अंतरिम आदेश जो दिए गए थे वो हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पूनम रानी केस का और लखविंदर दोनों की ही मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ कि क्या सीरियस है, कितना मामला सीरियस है। तो यार तनीषा जो है डीएजी होता है डेप्यूटी एडवोकेट जनरल, डीएजी, ये पोस्ट उससे कम होती है। डीएजी एडिशनल एडवोकेट जनरल से ये कम है। तो और यहाँ पर जो दूसरे हैं वो रविंदर बांगड़ जी और ये आए थे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट थी, क्योंकि ये अर्जेंट में दी हुई थी, तो 26 तारीख को ये मिली थी, 26 तारीख को। अब अगली जो है, ये केस जो फाइल किया था 9 तारीख को, जो अर्जेंट में जो पास किया था और अर्जेंट में यहाँ पर जो केस हुआ था, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या इसमें किया गया था। तो देखिए, मिस्टर BR महाजन एडवोकेट जनरल, ये BR महाजन है एडवोकेट जनरल, और सौरभ DAG, ये है सौरभ जी DAG, तो DAG। अब आप देखिए, बलदेव राज महाजन ये एडवोकेट जनरल हैं। एडवोकेट जनरल पूरा सबसे बड़ी पोस्ट है ये लॉ में, और जो कि एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस मामले की सुनवाई के लिए सीरियसनेस दिखाई साथियों, और ये यहाँ पर प्रेजेंट हुए। ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के पर्सन हैं और एक ही पोस्ट है पूरे हरियाणा में, और जो मेन बड़े बड़े मुद्दे जो होते हैं वो ये सोल्व करने के लिए जाते हैं। तो ये जो आपको भी पता है कि 9 तारीख को जो थी, बिल्कुल HSSC पूरे मूड में थी कि किसी न किसी तरह से स्टे हट जाए, लेकिन उस टाइम पे स्टे नहीं हट पाया। 19 तारीख को मिली डेट, और फिर उसके बाद में 23 और 26 तारीख की जो डेट है वो एक्सटेंड होती चली गई। तो यहाँ पर हमें कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं मिला, और 19 तारीख की यहाँ पर डेट मिल गई थी साथियों। अब और इसके बाद में देखिए, ये जो फाइनल है हमारा, जो कि 27 तारीख को है। अब यहाँ पर भी देखिए प्रेजेंट कौन होता है। तो बीच में तो दूसरे DAG या डेप्यूटी एडवोकेट जनरल आए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से जो हमारी जो लास्ट हियरिंग है वो यहाँ पर देखिए BR महाजन जी आए हैं और मिस्टर शिवेंद्र स्वरूप जी आए हैं। ये AAG है एडिशनल एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट जनरल है BR महाजन जी। तो साथियों, यहाँ पर भी देखिए इन्होंने टाइम मांगा यहाँ पर। तो ये मिस्टर स्वरूप प्रेज फॉर टाइम टू फाइल रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट। तो ये जो रेस्पोंडेंट थे हमारे, रेस्पोंडेंट थे 2 नंबर रविंदर मलिक एडवोकेट ऑफ द पिटिशनर, इनके लिए यहाँ पे टाइम मांगा क्योंकि इनके जो एब्सेंट थे और इनके लिए ये टाइम मांग रहे थे एक्स्ट्रा। और कुछ और डिटेल्स भी थी जो कि
कोर्ट चाह रही थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई थी अभी भी। इसीलिए यहाँ पर जो 3/5/21 इसकी डेट दे दी गई, और यहाँ पर भी है फील्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 23/3/21। तो ये पूरी की पूरी डिटेल वहां पर नहीं दी गई थी। लेकिन साथियों, यहां से क्योंकि ये एडवोकेट जनरल है और ये पूरा का पूरा इसकी जो केस की डिटेल को जानना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट हुए और इन्होंने यहाँ पर आधे घंटे तक ये बहस हुई है और पूरी की पूरी अच्छी बातें हुई हैं यहाँ पर, और केस का निचोड़ निकल के आया है कि जो भी एफिडेविट हलफनामा वगैरह देना है तो वो दे के ये स्टे को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो 3 तारीख की डेट है वहां पर जाकर के स्टे हटवाने की पूरी कोशिश ये करेंगे। साथियों, मेरी तो ये राय है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो मुझे अभी इसमें से पूरे ऑर्डर्स को देखने के बाद में मुझे जो ऑब्जर्वेशन मिली वो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई है। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि क्या है। साथियों, ग्रेस मार्क्स के ऊपर भी काफी स्टूडेंट कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि उनको सभी को 8 मार्क्स की डिडक्ट कर दिए जाए, या तो 8 मार्क्स उनको दे दिए जाए, या 4 मार्क्स जो हैं वहां से जो 4 क्वेश्चन है उनको ही कम कर दिया जाए। तो यहां पर देखिए पीटीआई का जो है पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट वो इसी के साथ साथ है, और पीटीआई के जो केस में जो 4 क्वेश्चन थे उनको बिल्कुल हटाया गया था। तो 4 केस हटाने के बाद में तब ग्रेस दी थी साथियों, क्योंकि वो 4 जो थे वो बिल्कुल गलत मान रहे थे उसे। लेकिन यहां पर जो दिया गया है वो 4 क्वेश्चंस में से उनके रिवाइज आंसर की दी है इन्होंने, रिवाइज आंसर की। तो रिवाइज आंसर की जारी होने के बाद में वो क्वेश्चंस हटते नहीं है। हालांकि एक जो क्वेश्चन है जिसमें चारों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं, तो वो तो हटाए या ना हटाए उससे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सभी दोस्तों ने, सभी साथियों ने उनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर लगाया था। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है कि उसने क्वेश्चन को छोड़ दिया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं यहाँ पर। तो वो क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया है, उसके नंबर मिले या ना मिले उसको तो सभी को ही मिल गए हैं उसमें। तो एक तरह से तो 2 नंबर तो सभी स्टूडेंट को, सभी कैंडिडेट्स को मिले हैं। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस थे वहां पर उनके ऑप्शंस बदल दिए हैं, चाहे वो कश्मीर वाला हो, वेलवेट का या लोक का हो वहां पे, या हिंदी का जो क्वेश्चंस था तो वहां पर उनके क्वेश्चंस बदले गए हैं। हालांकि किसी भी आंसर में 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते, जैसे लोक वाला है जो है उसमें। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कैंसिल ही होते हैं। लेकिन दूसरे बोर्ड्स क्या करते हैं, या तो उनको बिल्कुल ही हटा करके मेरिट बनाते हैं। लेकिन क्योंकि एचएसएससी ने पिछले टाइम पे यहाँ पर 225 की पूरी प्रोसीजर में थी, तो उनको हटाया नहीं था पीटीआई के उसमें, इसलिए उन्होंने उसमें ग्रेस मार्क्स दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिलते हुए नजर नहीं आते, और बहुत सारे साथियों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे ग्रेस मार्क्स हमें नहीं मिले। साथियों, आप समझ जाइए बात को, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर, यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर ये जो अपडेटेड मार्क लिस्ट थी वो एचएसएससी के पास थी। और एक और मैं पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि मेरे दिमाग में आया हुआ है कि 45 वाले बच्चों को स्क्रूटनी में क्यों बुलाया गया। तो यहाँ पर क्योंकि आंसर की अपडेटेड नहीं थी उनके, और यहाँ पर 5 महीने का जो टाइम लगातार आ रहा था, तो उसके प्रेशर में शायद बोर्ड ने बगैर आंसर की रिवाइज किए उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को बुला लिया था जो कि मतलब 50 से कम थे। उनको लग रहा था कि पूरे स्टूडेंट पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपडेटेड मार्क लिस्ट में कुछ हो सकता है कमी ज्यादा हो जाए और समय बच ना पाए। तो उन्होंने शायद वहां पे उनको जो कम मार्क्स वाले स्क्रूटनी में बुलाया, लेकिन इंटरव्यू में जैसे उनके पास जो आंसर की अपडेट हुई उसके बाद में उन्होंने फिर 50% से कम के जो जर्नल के कैंडिडेट्स थे उनको नहीं बुलाया। तो यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं है कि गलती है। आप अपनी कमेंट जरूर बताएं कि क्या यहाँ पर आपको गलती लग रही है। तो गलती अगर होगी तो वो तो भुगत ही रहा है। अब और जो दूसरा है इनका, जो एचएसएससी का दूसरा जो केस बनता है वो एलिजिबल और इनएलिजिबल लिस्ट
जो है वो भी मुझे लगता है कि वो भी इनकी गले की फांस बनी हुई है। साथियों, दोनों तरफ से उनका, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर अपडेट, ये चीजें उनके लिए हो रही है। अगर वो लिस्ट को शो आउट कर देते हैं और लिस्ट को शो आउट नहीं करते तो क्या क्या है, अगर वो शो कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं दूसरे, वो कोर्ट के केस के इंतजार में बैठे हैं कि कैसे जाके यहाँ पे स्टे लगाया जाए, स्टे के लिए कि वो स्टे लगाए। हालांकि कई ऑप्शंस में जो है कि केस लटक जाते हैं ऐसी कंडीशन में, और स्टूडेंट बाद में हारते ही हैं, लेकिन केस लटक गया तो इसका मतलब है काफी दिन गए। तो शायद एचएसएससी ने यहाँ पर ये रिस्क उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि अगर वो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को बाहर निकाल देते तो उनका काफी हद तक पैसा बचता, समय बचता और ये रिजल्ट निकलने में फायदा होता। लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, अगर वो नहीं देते हैं, तो शायद यहाँ पर कोर्ट चाहती है कि वो इस तरह की लिस्ट निकालें। इस वजह से ये थोड़ा स्टे लंबा जा रहा है इसमें, और दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो रही हैं। आप अपनी राय जरूर बताएं साथियों कमेंट बॉक्स में। ये मुझे दिमाग में मेरे जो बात आ रही थी, और मेरे साथियों से जब मैं बात करता हूँ, अपने ग्रुप्स में डिस्कशन करता हूँ, तो वो इस तरह की बातें बताते हैं। काफी गहन, बहुत सारे विद्वान साथी हैं हमारे ग्रुप्स में, और वो चाहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है क्योंकि लंबा टाइम निकल गया है। बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो घर पर बैठे हैं। पहले उनके पास जॉब थी, पुराने जो लगे हुए थे 816, लेकिन अब उनके पास जॉब्स नहीं है। और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स घर पर बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उनके काम धंधे बैठे हुए हैं, अब इतने काम नहीं रहा है। तो यहाँ पर सभी के लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था। सभी के मन में एक उम्मीद की किरण है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आए। तो ये सारी की सारी चीजें थी ग्रेस मार्क्स के लिए। मेरिट जो है, मेरिट के ऊपर तो काफी बार क्वेश्चंस बने हैं, कोई वीडियो बनी है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अब कुछ साथी हमारे जो है ट्विटर्स पर आज 5 बजे कोशिश कर रहे हैं कि ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जाए जिसमें कि जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, भोपाल जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन सभी को टैग करके रिजल्ट के लिए टैग करेंगे। बहुत अच्छी पहल है, आप सभी इसमें जुड़े और 5 बजे आज शाम को जरूर ये करें। आप सभी ट्विटर पे जाकर के अपना अकाउंट खोलें और ट्विटर पर हैशटैग करके और स्पेस के बगैर यहाँ पर ये अपने रिजल्ट आर्ट एंड क्राफ्ट आप इस तरह से लिख के आप हैशटैग बनाएं और इसको ट्रेंड में लेकर आए। रिजल्ट 816 वैकेंसी या 816 कैंडिडेट्स, जो भी आपके हैशटैग्स हैं वो आप उसको चलाएं और कैंपेन को सफल बनाएं। और अभी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय आपने हमको दिया। चैनल को अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को करें, आपके लिए ही वीडियो बनाई जाती हैं मेनली। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।